नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम में आज हम लोग उत्तर प्रदेश का मई माह का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। और इस करंट अफेयर्स में मई में जो भी प्रमुख घटनाक्रम रहे उत्तर प्रदेश के, और विशेषकर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना अपेक्षित है, उन सभी तथ्यों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर उस तथ्य से, उस फैक्ट से, उस न्यूज़ से कोई प्रश्न बनता है तो वो किस तरह का बनेगा। तो बेसिकली हम लोग जो है पढ़ेंगे सब चीज़ें डेप्थ में, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि अगर उस टॉपिक से या उस फैक्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको क्या उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वर्ष 2023 की जो आने वाली वैकेंसी है उसमें ही आप जो है इस परीक्षा को पास करके सफल हो जाएं, तो आप हमारे साथ निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं और हमारे साथ लगकर तैयारी करने से जो है आप निश्चित रूप से जो है प्रबल दावेदार हो सकते हैं 2023 की परीक्षा में सफलता हेतु। ये कुछ हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो 2016 और 2021 के मुख्य परिणाम में चयनित हैं, समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं। और निश्चित रूप से जो है लगभग अगर ये पूरी संख्या हम देखें तो लगभग 50 प्लस की ये संख्या हमारे साथ अब तक जुड़ चुकी है सफलता की हमारी। और आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ आइए, जुड़कर जो है तैयारी करिए। और कैसे जुड़ना है ये महत्वपूर्ण है, तो ये जानने के लिए आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है ROARO फाउंडेशन बैच या ROARO 2023 लिखकर आपको भेजना है। और आपको रिप्लाई में सब चीज़ें जो है, सारी बातें, कैसे आपको जुड़ना है, कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, किस प्रकार मिलता है, ये बता दिया जाएगा। 1 मिनट का मैं और समय लूँगा आपका। मैं बहुत ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि जो समीक्षा अधिकारी का ये हमारा कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, ये बेसिकली एक वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी यानी जितना भी हमारा सिलेबस है, टोटल सिलेबस जो 200 अंक का है, उसके सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स आपको दिया जाता है, PDF में नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज हमारी लगभग जो है जो 45 से ज़्यादा जो है टेस्ट उसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है, जहां पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको नियमित रूप से जो है टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे आप जो है लगातार अपना मूल्यांकन वहां पर करते चले। बाकी वहां पर डिस्कशन होता रहता है और मेंस की भी तैयारी साथ ही कराई जाती है आपको। मेंस में जो है आप जो कॉपियां लिखते हैं, जो भी आंसर राइटिंग करते हैं, वो आपको जो है चेक करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उस पर आपकी कॉपियां चेक करके आपको फीडबैक दी जाती है। और साथ में जो है अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या आ रही है पढ़ने से संबंधित, तो आप जो है शिक्षक से सीधे डिस्कस कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन में जो है टेलीग्राम में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक जो है सीधा संवाद वाला कोर्स है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक तरफा आपको कोर्स दे दिया गया और जो है हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, और इसी कोर्स के दम पर, इसी कोर्स को पढ़कर, इसी कोर्स के माध्यम से जो है ये आपके सामने उदाहरण मौजूद है। ये लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, ये सभी कैंडिडेट्स हमारे। और अगर आप भी जो है चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर और अपनी सफलता की कहानी हमारे साथ लिखें, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए भी जो है आप इस नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में कॉल कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में सामान्य हिंदी 60 नंबर की आती है, आप सभी अवगत हैं। 6 टॉपिक होते हैं, 10-10 प्रश्न आते हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है सामान्य हिंदी, जिसके बल पर ही जो है समीक्षा अधिकारी में जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती हैं।
तो ये 60 नंबर में 55 प्लस लाने के लिए आपको एक किताब, मात्र ये एक किताब पढ़नी है और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और ये केवल एक दावा नहीं है, ये जो है आजमाया हुआ दावा है, आजमाई हुई हकीकत है, जिसको हम लोग पिछले 3-4 परीक्षाओं में आजमाया है। इस पुस्तक से 55 प्लस निश्चित रूप से आते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप जो है जान सकेंगे। तो ये आपके जो है नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर भी मांग सकते हैं इसको। कहीं नहीं मिलता है, कोई समस्या है आपको, तो फ्लिपकार्ट पर आप जो है सर्च कर लीजिए डिकोड एग्जाम RO हिंदी बुक, आपको जो है वहाँ भी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि 55 प्लस स्कोर हमारा निश्चित रूप से आए, क्योंकि जितने लोगों ने भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को फाइनली क्रैक किया है, सभी ने इस स्कोर को प्राप्त किया है। क्योंकि सामान्य अध्ययन से जो है जो लॉस होता है माइनस मार्किंग की वजह से, उसकी भरपाई हिंदी ही करती है और हिंदी ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। तो निश्चित रूप से आप इस एक किताब को लेकर 3-4 बार रिवाइज करके 55 प्लस का अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो मित्रों, पहला जो है हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है प्रयागराज में एक निवारण सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। तो देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है वो सबसे पहले जब कोई नई चीज़ बनती है, किसी चीज़ नई चीज़ का निर्माण होता है, तो वो केंद्र कहाँ पर है, ये सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा संभावित क्वेश्चन होता है हमारे शुरुआत के लिए। तो निवारण सांस्कृतिक केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ होगी ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रयागराज में होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रयागराज में कहाँ होगी, आपने नाम सुना होगा, एक पवित्र धाम है श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पर जो है भगवान श्री राम जब जो है वनगमन कर रहे थे, वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो निषाद राज जो है उनको वहाँ पर जो है छोड़ने आए थे और उन्होंने जो है उनको नौका से नदी पार कराई थी। तो उन्हीं के नाम पर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा और इसकी कीमत जो है 20.34 करोड़ रुपए की होगी, इसकी लागत जो है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम होगा, गैलरी होगा, इन सब का निर्माण होगा ही, जिसमें जो है राम कथा को नाटक, नौटंकी आदि सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो निवारण सांस्कृतिक केंद्र है ये प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो है विजय कुमार जी उत्तर प्रदेश पुलिस के नए कार्यवाहक DGP बनाए गए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, चूँकि ये कार्यवाहक हैं, कभी भी इनको हटाकर जो है या तो इन्हीं को जो है परमानेंट किया जा सकता है या कोई दूसरा जो है इस स्थायी पद पर आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए DGP हैं ये, और ये जो है एक्टिंग या कार्यवाहक DGP हैं। ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इनको DGP कार्यवाहक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के जालौन जिले से है। तो नाम पर्याप्त है, नाम ही आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। संजीवनी बूटी के बारे में आपने सुना ही है कि हिमालय पर्वत पर जो है कहीं पर संजीवनी बूटी पाई जाती थी। आज भी जो है इसके बारे में लोगों को जानकारी है। और जब भगवान श्री लक्ष्मण को जो है तीर लगा था जो है और वो मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी को ये कार्य सौंपा गया था कि उनको संजीवनी बूटी हिमालय से जाएं और रातों रात जो है सूर्योदय के पहले लाकर जो है उससे जो है लक्ष्मण जी का उपचार किया जाए। तो ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी हैं वो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, क्योंकि वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। तो वहाँ से जो है संजीवनी बूटी के पौधे आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। तो चूँकि श्रीलंका और भारत में जो है काफ़ी सारे इस समय सांस्कृतिक जो है संबंध स्थापित हो रहे हैं लगातार, इसी क्रम में जो है बहुत सारे इस समय आयोजन हुए हैं। इसी क्रम में एक ये निर्णय लिया गया है कि श्रीलंका से संजीवनी बूटी के पौधे को लाकर उत्तर प्रदेश में भी रोपा जाएगा, क्योंकि ये वानस्पतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा जो है आध्यात्मिक या सांस्कृतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है। तो
और इससे जो है क्या होगा, लोगों को अपनी आस्था से जुड़ने का भी जो है एक अवसर मिलेगा। तो संजीवनी बूटी निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं, अब तो एक जो है कहावत के रूप में प्रसिद्ध हो गया है कि ये संजीवनी है। संजीवनी का मतलब जिससे नया जीवन मिल सके किसी को। तो अभी हाल ही में जो है जो उच्चायुक्त हैं श्रीलंका के, वो उत्तर प्रदेश में आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और उन्होंने श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका की शिला भी लेके आए थे वो अपने साथ में। वो यहाँ के मुख्यमंत्री को जो है भेंट किया। अब इनका नाम भी जान लीजिए, इनका नाम है, जो हाई कमिश्नर है वहाँ पर, अशोक मिलिंडा नाम है इनका। और बस इतना पर्याप्त है, आपसे श्रीलंका के बारे में ही पूछा जाएगा ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं, एथनॉल उत्पादन। एथनॉल उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने से किया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है और विशेषकर जो ये कोरोना वाला पीरियड आया था उसमें जो है एथनॉल का उत्पादन किया जा रहा था। एथनॉल का उत्पादन करने का एक मकसद भी था, उससे सैनिटाइजर, क्योंकि उस समय सैनिटाइजर जो है बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस नहीं हुआ करता था। उससे पहले कुछ जो है खास लोग या जो है मेडिकल क्षेत्र में ही सैनिटाइजर यूज़ होता था, उसके बाद से अब जो है घर घर में सैनिटाइजर यूज़ हो रहा है। तो एथनॉल बनाया गया, एथनॉल से सैनिटाइजर, और उत्तर प्रदेश जो है तभी से जो है एथनॉल के उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में प्रदेश में बना हुआ है। अब एक नया रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश ने बना दिया है इसी क्रम में। क्या है रिकॉर्ड जो है, एक तो पहले स्थान पर है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पहले पायदान पे है। उत्तर प्रदेश में एथनॉल उत्पादन 153.71 करोड़ लीटर तक अब पहुंच गया है। 150 करोड़ लीटर एथनॉल आपूर्ति के लिए तेल कंपनियों से करार की प्रक्रिया भी की जा रही है। बेसिकली एथनॉल का जो है, ये तो सैनिटाइजर तो एक छोटा यूज़ है। एथनॉल क्या होगा, एथनॉल जो है पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। इसकी भी भारत सरकार से पहले परमिशन मिल गई। पहले उसका परसेंटेज कम था, अब उसका परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। तो इस मिश्रण हो जाने से क्या होगा, पेट्रोल की लागत जो है कम होगी। और जो पेट्रोल के लिए हमको विदेशों पर जो है, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम बहुत ही कम मात्रा में निकलता है और खपत बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है वो निश्चित रूप से यहाँ पर कम होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंस्टीट्यूट है जो उत्तर प्रदेश में बनने वाला है और वो इंस्टीट्यूट है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर बनेगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा। तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगा। बाकी सारी जानकारियाँ इससे संबंधित केवल आपके जानने के लिए हैं। राजधानी में फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, लखनऊ यानी राजधानी। फार्मा सेक्टर में अब इसका यूज़ क्या होगा, जब नाम ही से स्पष्ट है, रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी शोध अनुसंधान के साथ जो है दवा उत्पादन का ये बढ़ावा देगा। और एक और फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए, शायद कभी कहीं पूछ लिया जाए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में छठे स्थान पर। कौन से स्थान पे है, 6th पोजीशन पे है, छठे स्थान पर है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी एयरपोर्ट जो है, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसमें एक नया जो है ऐसा प्रयोग हुआ है जो पहली बार हुआ है। यहाँ पर एक रीडिंग लाउंज खुला है। रीडिंग लाउंज का मतलब जैसा नाम से ही स्पष्ट है, क्या होगा ये, यहाँ पर बैठ के आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के लिए जो है विशेषकर है। यहाँ पर यात्री बैठकर जब वो उस वेट कर रहा हो फ्लाइट का, तो निःशुल्क किताबें बैठकर यहाँ पर पढ़ सकता है। अब देखा जाए तो ये को बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये देश में पहला ऐसा हवाई अड्डा है और ऊपर से ये उत्तर प्रदेश का है, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन अट्रैक्ट होके आ सकता है, इसलिए जो है इस पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी यहाँ पर 5000 से अधिक किताबों का एक विशाल संग्रह मौजूद है जो हिंदी और अंग्रेजी में है। ये सब जो है इसकी सब्सिडरी बातें हैं। मेन रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस एयरपोर्ट पर खुला है और ये क्या है, यानी रीडिंग लाउंज है देश का पहला। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में कचरे से बायोगैस का प्लांट लगाया जा रहा है। ये केवल राजधानी में ही नहीं लग रहा है, हमेशा ध्यान रखिए, और भी शहर हैं जहाँ पर लग रहा है। तो इसको पूरा आपको जो है समझना होगा कि ये क्या है।
ये प्लांट कैसा होगा, गीले कचरे को बायोगैस में परिवर्तित करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बायोगैस प्लांट पहले से नहीं है, लेकिन ये जो गीला कचरा है उसको जो है बायोगैस में कन्वर्ट करेगा। लखनऊ के साथ ही साथ ये प्लांट प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद व ग्रेटर नोएडा में भी लगाए जाएंगे। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो प्रति हजार 15,000 टन गीले कचरे को ऊर्जा में बदलने की इसकी क्षमता होगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है, वो है पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश जो है वो अव्वल राज्य है, फर्स्ट प्लेस उसका है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पर जो है प्रदेश का जो है कोई स्थान होता है, कोई नया अचीवमेंट होता है, कोई इनोवेशन होता है। तो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? पटरी दुकानदारों को जो है जब कोरोना काल में जो आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना, और सबसे ज़्यादा सहायता पहुंचाई है उत्तर प्रदेश ने, इसीलिए उत्तर प्रदेश को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस योजना का लाभ सर्वाधिक पटरी दुकानदारों को प्रदेश सरकार ने दिलाया है। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है और इस मिशन का नाम है समर्थ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक मिशन शुरू किया गया है समर्थ, ये किससे संबंधित है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होगा कि पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये जो है समर्थ मिशन शुरू किया गया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसा कि पूरे देश में बनाया जा रहा है, इसकी देश में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार में सहयोग से जो है समर्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी ये उत्तर प्रदेश का इकलौता कार्यक्रम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। केंद्र की योजना है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, इसलिए जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। सुहास एल वाई जो है एक IAS ऑफिसर हैं और दिव्यांग हैं, और ये जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलते हैं, और इन्होंने अब तक पैरा ओलंपिक से लेके बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जो है देश का प्रतिनिधित्व किया है और बहुत सारे मेडल जीते हैं। और मेरा भी सौभाग्य रहा है इनसे एक बार जो है जब DM के तौर पे ये थे तो मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। बहुत ही जेंटल व्यक्ति हैं ये। तो खेल विभाग में सचिव के पद पर वर्तमान में तैनात है, विभिन्न जनपदों में DM भी रह चुके हैं ये। अभी हाल ही में बहरीन में एक ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी और इसके रोमांचक फाइनल में हार के बाद भी इन्होंने रजत पदक पर कब्जा किया, यानी यहाँ पर इनको सिल्वर मेडल मिला, ये ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं, इसलिए जो है ये प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है। भारतीय खिलाड़ी को मलेशिया के मोहम्मद अमीन ने जो है हराया था। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रणव यशस्वी ने टेनिस का खिताब, ये भी खेल से संबंधित है, चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ये टेनिस प्रतियोगिता है। इनमें खिलाड़ियों के शायद नाम आपसे ना पूछे जाए, लेकिन ये कौन सा खेल है, कहाँ आयोजित हुआ था, जहाँ पर ये प्रतियोगिता जीती है इन दोनों ने, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रदेश के उभरते खिलाड़ी प्रणव मिश्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईटा टेनिस चैंपियंस अंडर-16 का खिताब अपने नाम किया है और फाइनल मैच में इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए अनुज कुमार को हराया है। लड़कियों के एकल वर्ग के फाइनल में यशस्वी शर्मा ने अरुंधति सिंह डांगर को अभी हाल ही में हराया। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, खेल प्रतियोगिता याद कर लीजिए, आईटा टेनिस, ये जो है इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ेंगे। कुबेर टीले पर जटायु की प्रतिमा लगेगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये कुबेर टीला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का जो है एक धार्मिक दर्शनीय स्थल है जहाँ पर जो है कुबेर टीला है। तो कुबेर टीला है अयोध्या में। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिषद में पौराणिक महत्व के कुबेर शिला को भी शामिल है इसमें। नोएडा में बन रही जटायु की प्रतिमा इसी कुबेर टीले पर स्थापित की जाएगी। इसका वजन करीब 3.5 टन होगा, यानी आप समझ सकते हैं
कि ये प्रतिमा कितनी विशाल होगी, क्योंकि इसका वजन ही इसमें बता रहा है। पूरी तरह से ये कांसे से बनी होगी। इसे मूर्तिकार राम वी सुतार ने बनाया है, जिन्होंने बहुत सारी जो है इस समय देश में स्ट्रक्चर्स बनाए हैं बड़े मशहूर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कुबेर टीला या ये जटायु प्रतिमा कहाँ पर स्थापित होगी। आगे बढ़ते हैं। 35 लाख किसानों को दलहन और तिलहन की मिनी किट का वितरण किया गया। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है दलहन और तिलहन मिनी किट योजना चला रही है, जिसके तहत जो है 35 लाख किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा तिलहन और दलहन करने की खेती में। इसके लिए प्रदेश सरकार तिलहन व दुल्हन की खेती, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और नई जो प्रजातियां हैं जो ज़्यादा उत्पादक हैं, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन देती हैं, ऐसी प्रजातियों के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण और प्रसार कार्यक्रम नाम से 2 योजनाएं शुरू करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 2 कार्यक्रम के नाम लिखे हैं ये किस सरकार के हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा जो है इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं चल रही हैं, खासकर उद्योग से संबंधित जो है। तो जो पावर लूम वर्कर हैं, जो हथकरघा वाले पावर लूम बुनकर हैं, उनको फ्लैट रेट पर 32 महीने का बिजली का बिल देना होगा। फ्लैट रेट का आप मतलब समझ ही सकते हैं कि फ्लोटिंग रेट ना होके ये फ्लैट रेट होगा। तो उससे क्या होता है, काफ़ी उनको छूट मिल जाएगी। तो प्रदेश सरकार ने पावर लूम बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर 32 महीने का बिल चुकाने का जो है सहूलियत दी है, जिससे अगर कोई नहीं चुका पाया किसी आर्थिक परिस्थिति की वजह से तो वो यहाँ पर चुका सके। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश के ही एक जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया है पहले ये जानिए। मोम से जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से विशेष संबंध रखते हैं, उनका एक पोर्ट्रेट बनाया था मोम से और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ये जो छात्र हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स MBA प्रथम वर्ष के सेमेस्टर के छात्र हैं। इनका नाम है विनय सिंह। इनकी ओर से बनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट है ये अब तक का। और इसीलिए चूँकि ये मोम से बना हुआ है तो इसको जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। विनय सिंह ने यह पोर्ट्रेट 9 किलो मोम व अन्य सामग्री की मदद से वाटिका कला में 17 फीट लंबे व 9 फीट चौड़े इस पोर्ट्रेट को 16 दिनों में बनाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने देखा वो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का पोर्ट्रेट है, मोम से बना हुआ है। कि कहाँ के छात्र हैं ये और क्या नाम है, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की परंपरा व रीति रिवाज को पढ़ेंगे स्कूली बच्चे। लगातार जो है जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से नए जो है बदलाव किए जा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उसमें स्थानीय परिवेश की जो विशेषताएं हैं, बोलियां हैं, परंपराएं हैं, क्षेत्रीय हस्तशिल्प है, रीति रिवाजों को भी पढ़ाया जाएगा, जिससे उनको अपने आसपास की सांस्कृतिक और सामाजिक नॉलेज हो सके। तो इसका आधार NCERT की कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 1 बनेगी। रिमझिम भाग 1 जो है चलती होगी इसमें। इसे उत्तर प्रदेश के पहलुओं व स्थानीय विशेषण के आधार पर परिषद के विद्यार्थियों के अनुकूल बनाया जाएगा, यानी इसी में सुधार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक MOU हुआ है उत्तर प्रदेश और दक्षिण कोरिया के मध्य। यही मुख्य रूप से जरूरी है। बाकी किन क्षेत्रों में सहयोग के लिए हुआ ये जान लीजिए जो है। तो कोरिया गणराज्य यानी कोरिया रिपब्लिक के ग्योंगसांग वुक 2 प्रांत के मध्य MOU साइन हुआ है। MOU के तहत दोनों प्रांतों में प्रगति एवं विकास के लिए शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब MOU की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनको ग्योंगसांग-डो में स्थित विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा कि यहाँ से वो जाके वहाँ पर पढ़ें। फिर कंपनियों को उत्तर प्रदेश में
कार्बन बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने का MOU होगा। तो MOU में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। प्रदेश में वेलनेस सेंटर के निर्माण के लिए सहयोग की जो है इसमें बात की गई है MOU में। इसके अलावा नोएडा में द्विवार्षिक ग्योंगसांगबुक डो मेला, जिसको GB मेला कहा जाएगा, इसको शुरू कराया जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि ये कोरियन रिपब्लिक से जो है समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चंदौली का जो काला चावल है, अभी हाल ही में उसको GI टैग से नवाजा गया है, GI टैग मिल चुका है। अब GI टैग मिलने के बाद जो है अब उसकी ख्याति सब जगह पहुंच रही है, देश विदेश तक पहुंच रही है। तो ऐसे में जो है विदेशों तक जो है उसकी ख्याति पहुंच रही है और इसका निर्यात विदेशों तक होने लगा है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस चावल की। शुगर फ्री है और कैंसर रोधी भी है। जो काला चावल है इसका रंग विशेष प्रकार के तत्व एंथोसाइनिन के कारण काला होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ जिंक, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्राकृतिक फाइबर पाया जाता है। ये वजन घटाने में मददगार है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है जो शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है। इसके सेवन से डायबिटीज़, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? एक बीमारी है, ये बायोलॉजी की दृष्टि से भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारी आर्टरीज़ हैं, धमनियाँ हैं, जब ये वसा जम के जो है सिकुड़ने लगती हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो और छोटा होने लगता है, उसी के कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती है। तो इसके उपचार में इसके अलावा अल्जाइमर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस की रोकथाम में भी मदद मिलती है। तो इसके बहुत सारे चिकित्सीय महत्व हैं, इसी कारण जो है ये पॉपुलैरिटी इसकी हो रही है। तो जिन लोगों के लिए ये सर्वसुलभ है, आसानी से मिलता है, वो ज़रूर खाएं। आगे बढ़ेंगे। पंप स्टोरेज पावर से 7260 मेगावाट बिजली बनेगी। बिजली के बहुत सारे स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं बिजली बनाने के। ये एक नए तरह का है पंप स्टोरेज पावर। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा देश में, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ग्रीन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही। इस संबंध में प्रदेश को हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा। ग्रीनको ग्रुप एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, JSW नियो एनर्जी लिमिटेड व टोरेंट पावर लिमिटेड, कंपनियों के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि पंप स्टोरेज पावर परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से 7260 मेगावाट की अतिरिक्त हरित ऊर्जा का सृजन होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना बरगद का पेड़ खोजा गया है। बरगद के पेड़ जो है 100 साल, 200 साल, 300 साल तक जो है पुराने अब तक ज्ञात थे। अभी जो बरगद का पेड़ खोजा गया है वो 500 वर्ष पुराना है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। अब ये कहाँ पर खोजा गया है? नरौरा नाम आपने सुना होगा, नरौरा में जो है पावर प्लांट है। तो नरौरा जो है बुलंदशहर में है और ये नरौरा में ही खोजा गया है। दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़, इसको दावा किया जा रहा है। कार्बन डेटिंग इसकी की गई, उससे पता चला है कि ये इसकी उम्र लगभग 500 वर्ष हो गई है। और अभी तक जो भारत में सबसे पुराना या दुनिया में सबसे पुराना बरगद का पेड़ था वो हावड़ा में था, यानी कलकत्ता में, जिसकी उम्र 350 साल अब तक आंकी गई थी। नरौरा पावर प्लांट से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरगद के पेड़ को ऊपरी गंगा रामसर साइट में फ्लोरिस्टिक सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया। यह दुनिया में विशाल बरगद के पेड़ों में 10वें स्थान पर है। और जो विशाल का मतलब दो तरीके से इसका महत्व है। विशालता में ये 10वें नंबर पे है और सबसे पुराना होने पर अब तक ज्ञात में जो है ये पहले नंबर पे 500 साल पुराना है। विशाल कैसे है, इसका एक आइडिया लगाइए। इसका जो ऊपर का सरकमफेरेंस है वो कितना है, जिसको हम कैनोपी कहते हैं, जिसकी छाया में हम लोग चलते हैं पेड़ों की। ऊपरी घेरा 4069 वर्ग मीटर है। तो समझ लीजिए 4000 वर्ग मीटर का मतलब लगभग 4 किलोमीटर का सरकमफेरेंस जो है इसकी कैनोपी का है। तो विशाल भी है, पुराना भी है। तो निश्चित रूप से जो है
ये एक महत्वपूर्ण है, एक अनोखी खोज है, इसको आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे बढ़ते हैं, मोटो जीपी। मोटो जीपी क्या है? ये बाइक रेसिंग के लिए जो है हावड़ा में नोएडा में होने जा रही है। तो इसके टिकट रेट वेट से मतलब नहीं है, ये जो है न्यूज़ आपको बताने की जो ज़रूरत ये है कि ये जीपी बाइक रेसिंग तो इंटरनेशनल प्रतियोगिता है, तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? नोएडा में हो रही है। नोएडा में एक ट्रैक है बाइक रेसिंग का, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है? बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर ये होगी। कब से कब होगी? 22 से 24 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं, डिजी यात्रा में वाराणसी एयरपोर्ट ने दिल्ली व बेंगलुरु को पीछे छोड़ा। डिजी यात्रा का मतलब क्या है? डिजी यात्रा का सीधा सा मतलब ये है कि चेहरे से किसी यात्री की पहचान करना, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा पहचान करने को हम डिजी यात्रा जो है कहते हैं। तो बनारस का या वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये देश में इस मामले में यानी डिजी यात्रा से पहचान करने के मामले में सबसे ऊपर है। डिजी यात्रा में दिल्ली व बेंगलुरु को वाराणसी एयरपोर्ट ने पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपदा नियंत्रण में चित्रकूट इस देश के लिए एक मिसाल बन गया है। इसके अलावा और भी उपलब्धियां हैं इस रिपोर्ट में। ये जो है यूएनडीपी की रिपोर्ट है और इसमें कई सारी जो है चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो है आपदा नियंत्रण के मामले में चित्रकूट को जो है देश में एक मिसाल के तौर पे बताया गया है। देश भर में सामाजिक क्षेत्र में की गई रचनात्मक पहल की सफल कहानियों को नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम्स यानी यूएनडीपी ने अपने मानकों की छलनी में छानकर 75 एफर्ट से 75 प्रयास थे देश भर में, उनको हाईलाइट किया है। इनका नाम क्या रखा है? इनका शीर्षक दिया गया है अचीवमेंट्स @ 75। क्या नाम दिया है? इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। शीर्षक का नाम है अचीवमेंट्स @ 75। अब इसमें क्या बताया गया है? पहली चीज़ तो बताया गया है कि आपदा नियंत्रण के मामले में चित्रकूट अपने आप में एक तरह की मिसाल है। दूसरा जो है इसमें जो शामिल किया गया है, अभी जिसकी हमने चर्चा की, चंदौली जिले में कृषि विभाग द्वारा काले चावल की खेती से किसानों की आय को बढ़ाना भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। काला चावल आपको मैं याद दिला दूं, एक काला नमक चावल भी होता है जो कहाँ पाया जाता है? सिद्धार्थनगर, बस्ती और इस एरिया में पाया जाता है। और ये काला चावल है जिसको जीआई टैग मिला है चंदौली में, और काला नमक चावल जो है जो रजिस्टर्ड है जीआई टैग के रूप में या डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, वो सिद्धार्थनगर के लिए रजिस्टर्ड है। आगे बढ़ेंगे, कैंसर को प्रदेश में अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाएगा। अधिसूचित बीमारी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिफाइबल डिजीज या नोटिफाइबल जो भी डिजीज होती हैं वो क्या होती हैं? अगर कोई भी व्यक्ति का मतलब यहाँ पर जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग होम हो, प्राइवेट डॉक्टर हो, सरकारी हो, कोई भी कैंसर का अगर इलाज कर रहा है तो उसको जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है उस पर ये जानकारी देनी होगी कि उसके अंडर में एक पेशेंट जिसका डिटेल ये है, उसका कैंसर का इलाज किया जा रहा है। जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित होने से क्या होता है? उसका एक फ़ायदा होता है कि उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है उस बीमारी के बारे में कि कितनी ज़्यादा जो है बीमारी जो है व्याप्त है, कितने मरीज हैं, उनका डिटेल क्या है, और प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग इलाज करा रहे हैं, सरकारी सेक्टर में कितने लोग इलाज करा रहे हैं। तो लमसम डाटा ना होके एग्जैक्ट डाटा सरकार के पास इससे पहुंचता है। और जो कोई ऐसी सूचना को छुपाता है, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। तो ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बस इतना आपको जानना पर्याप्त है। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसने घोषित किया है कि उसके सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश।
5 निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में और खोले जाएंगे जिनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? अयोध्या, कानपुर, बरेली, आगरा व हापुड़ में 5 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, लेकिन वो निर्णय आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो ये सब जो है निर्णय लिए गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। एक जो मुझे लगता है वो ये है कि प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कोचिंग वाली योजना है, वो जो है सभी जिलों में चलाई जाएगी। और एक आप ये भी याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में गेहूं व धान की सरकारी खरीद ई-पॉप मशीन से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अभी 1-2 और जो इस तरह के आएंगे जो है कैबिनेट के डिसीजंस। आगे बढ़ते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए एक डिवाइस बनी है और इस डिवाइस को किसने बनाया है, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी वहीं पर है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम, एक सतर्कता संयंत्र सर्विलांस सिस्टम विकसित किया है जिससे कि सड़क, गली, चौराहा व सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध हरकत करने वालों की शिनाख्त अब न सिर्फ आसानी से बल्कि तत्काल हो सकेगी, तुरंत हो जाएगी। संदिग्धों की जानकारी भी सीधे पुलिस या खुफिया एजेंसियों को कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। मेरठ की अनु को स्वर्ण के साथ एशियाड का टिकट, ये एशियाड गेम्स में जाएंगी। और ये किस खेल से संबंधित हैं ये भी आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इनकी पदक विजेता मेरठ की अनु रानी को फेडरेशन कप की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल इन्होंने किया है। उन्होंने 59.24 मीटर थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक के साथ एशियाई खेलों व एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी इन खेलों में वो अब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो कहाँ की हैं अनु रानी? मेरठ की हैं। क्या खेलती हैं? भाला फेंक खेलती हैं। बस इतना आपको जो है ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश में वैसे तो पहले से ही चल रही है कुछ जिलों में और पूरे देश में ही चल रही। सेफ सिटी में बेसिकली क्या होता है, इसका सर्विलांस जो है सीसीटीवी और बाकी जो है अत्याधुनिक उपकरणों से माध्यम से किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। पुलिसिंग को जो है बहुत एडवांस बनाया जाता है। और अब ये कहाँ कहाँ पर होगा? 17 नगर निगम जो उत्तर प्रदेश के हैं, उसके अलावा गौतम बुद्ध नगर जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय नोएडा है, इसके साथ 18 शहरों को 6 महीने के अंदर सेफ सिटी बनाया जाएगा। सेफ सिटी में क्या क्या होता है ये यहाँ पर पूरी कहानी लिखी है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। पैनिक बटन लगाए जाते हैं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है। महिलाएं जो अगर सिटी बस में ट्रेवल कर रही हैं तो वहाँ पैनिक बटन होता है। मान लीजिए उसके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो क्या होगा, सीधे थाने तक जो है और सुरक्षा एजेंसियों तक जो है खबर पहुंच जाएगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में विशेषकर जो है जहाँ पर गर्ल्स कॉलेजें हैं वहाँ पर भी ये सब व्यवस्थाएं सुरक्षा की वहाँ पर लगाई जाती हैं। तो पहले चरण वाले शहर ये हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी 75 जिले जो उत्तर प्रदेश है इनमें आपदा मित्र तैनात किए जाएंगे। तो सभी शहरों में 75 जिलों में आपदा मित्रों को रखा जाएगा और अच्छा काम करने वालों को व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए उचित मानदेय भी दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये सब, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने निर्णय लिया है कि सभी शहरों में आपदा मित्रों की तैनाती की जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। कजाकिस्तान की कंपनी बनाएगी लॉजिस्टिक पार्क। भारत उत्तर प्रदेश में कई तरफ से निवेश आ रहा है, तो लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए भी बहुत हैवी निवेश अभी जो है जो ग्लोबल समिट हुई थी उसमें तय हुआ था। तो ये लॉजिस्टिक पार्क जो है कजाकिस्तान की एक कंपनी बनाएगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क के लिए कजाकिस्तान की एक कंपनी 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसे 200 करोड़ में विकसित किया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण अलीगढ़ जिले के टप्पल में 250 हेक्टेयर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने जा रहा है और ये पीपीपी मॉडल पर होगा। तो ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर बहुत डेप्थ में जाएंगे लोग कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ होगी, तो आप बता सकते हैं कि ये अलीगढ़ में होगी, टप्पल में होगी। आगे बढ़ेंगे। नीम नदी को पुनर्जीवन मिला, तो वैज्ञानिकों ने कोशिश करके नीम नदी को पुनर्जीवित किया है, लेकिन प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप और आपको पता है क्या कि नीम नदी कहाँ पर बहती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये लगभग लुप्त प्राय हो चुकी थी, लेकिन ऐतिहासिक महत्व की है, भौगोलिक महत्व की है। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये पता हो कि नीम नदी कहाँ बहती है। हापुड़ के गांव दतियाना में नीम नदी के किनारे नदी को पुनर्जीवन मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के माध्यम से लुप्त होने वाली नदियों पर काम शुरू करवाया था और आईआईटी कानपुर सी गंगा की एक टीम जो है इसमें नोडल एजेंसी थी जो ये काम कर रही थी, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट जो है आईआईटी कानपुर का था। तो हापुड़ के गांव दतियाना से नीम नदी का उद्गम हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, जो आपसे जीके में पूछा जा सकता है, करंट में तो आ ही सकता है। यह नदी हापुड़ से निकलकर बुलंदशहर और अलीगढ़ के रास्ते कासगंज में जाकर काली नदी में मिलती है। यानी ये किसकी एक सहायक नदी है? काली नदी की। और काली नदी बाद में कहाँ जाकर मिलती है? गंगा नदी में। तो आप कह सकते हैं कि नीम नदी क्या है? गंगा की एक सहायक नदी है। जो काली नदी जो है बाद में गंगा नदी मिल जाती है और पिछले कई वर्षों से ये नीम नदी विलुप्त हो गई थी। अब आगे बढ़ेंगे। गीले कचरे से बायोगैस प्लांट बनाने के लिए 52 शहरों का चयन किया। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश और कुछ शहरों को बारे में जाना था। अब केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बायोगैस प्लांट के लिए 52 शहरों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें से उत्तर प्रदेश के क्या हैं, कौन कौन से जिनको हमने पढ़ा था? प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा व ग्रेटर नोएडा। ये 5 शहर उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि साबरमती में बापू का, महात्मा गांधी जी का आश्रम है जो उनकी कर्म भूमि भी मानी जाती है। उसी तर्ज पर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में बापू का आश्रम बनाया जाएगा। बस इतना पर्याप्त है। और ये फाइन आर्ट विभाग में बनेगा। इतना ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। महात्मा गांधी का एक आधुनिक आश्रम बनेगा, ये जो दिखाएगा कि अगर वर्तमान में गांधी जी होते तो वो किन चीज़ों का प्रयोग करते। शायद वो चरखा छोड़कर कुछ और प्रयोग करते। तो देखते हैं क्या ये बनेगा। जो भी होगा बहुत ही अच्छा, दर्शनीय होगा। आगे देखेंगे इसके बारे में जब अपडेट आएगी। उद्योगों के हानिकारक अपशिष्ट को हरित विधि से अपशिष्ट को ख़त्म करने का जो है तोड़ निकाला गया है। ये किसने निकाला है? ये है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले खतरनाक हेक्सावेलेंट क्रोमियम, क्रोमियम बहुत ज़्यादा खतरनाक धातु होती है। अगर ये किसी के शरीर में आवश्यकता से अधिक पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा विषाक्तता पैदा करती है। इसके कारण कई सारी जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं। क्रोमियम 6, जिसको हेक्सावेलेंट क्रोमियम को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे हम? क्रोमियम 6 कहेंगे। तो इसका जो है ग्रीन तरीके से या यूँ कह लीजिए बिना नुकसान पहुंचाए पर्यावरण को जो निस्तारण होगा, हरित विधि से इसको जो है इसका अपशिष्ट का निस्तारण करने की विधि खोजी है। आगे बढ़ेंगे। जल्दी ही जुलाई माह में पौधारोपण होता है, वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। कई सारी चीज़ें जो है, जुलाई महीना जो होता है वो वन और पौधारोपण का माह होता है उत्तर प्रदेश में विशेषकर। हर सरकार साल दर साल जो है वृक्षारोपण में नए से नया रिकॉर्ड बना रही। तो पहले तो ये देखें कि अब तक क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं। 18-19 में 11.77 करोड़ पौधे रोपे गए थे। 19-20 में 22.60, 20-21 में 25 करोड़ लगभग, फिर 30 करोड़, और 22-23 में जो लक्ष्य रखा गया है 35.49 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें एक और रिकॉर्ड बनाने का प्रयास होगा। वो क्या होगा? एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। पौधारोपण विभाग के लिए वन विभाग एवं उसकी देखरेख की नर्सरियों में लगभग 54 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं।
सरकार ने वर्ष 2030 तक 15% हरियाली का लक्ष्य, हरियाली का मतलब ग्रीन कवर का लक्ष्य रखा है वर्तमान में, जो कि 9.25% है यूपी में। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल में, क्योंकि ये सेकेंड टर्म चल रहा है इस सरकार का, 175 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक रिसेंट स्टडी आई है, नई स्टडी है, वो क्या कहती है कि जो मुंह और गले का कैंसर होता है, इसमें हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं से तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करता है। मतलब ऐसा भी संभव है कि बिना तंबाकू के उत्पादों के मुंह और गले का कैंसर हो, लेकिन 50% यानी हर दूसरा व्यक्ति सर्टेनली तंबाकू उत्पादों का जो है प्रयोग करता है। और 80% मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 से 50 साल के बीच में है। तो मैं बहुत नैतिकता की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर अनुरोध करूंगा कि आप लोगों में से अगर कोई तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करता है तो उसको धीरे धीरे सीमित करते हुए निश्चित रूप से छोड़ने का प्रयास करें। अब आज की डेट में ऐसी बहुत सारी जो है थेरेपीज़ हैं जिनकी मदद से जो है तंबाकू या अन्य प्रकार के जो नशे हैं उनको छोड़ा जा सकता है। और निश्चित रूप से कैंसर जिस स्पीड से देश में बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप अपने आसपास नज़र डालें तो कैंसर एक जो है बिल्कुल महामारी की तरह से बढ़ रहा है। हो सकता है आपने इसको फील ना किया हो, क्योंकि जिसके घर तक या जिसके आसपास ये नहीं पहुंचा है वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है। वो केवल मुंह और गले के कैंसर की बात नहीं, कैंसर जो है अपने आप में एक छूत की बीमारी, जिसको हम महामारी कहते हैं, उस तरीके से पूरे समाज में बढ़ रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि अभी तक इसका प्रभावी इलाज नहीं है। इससे प्रभावित लोगों की ज़िंदगी को कुछ दिनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसी थेरेपीज़ हैं, ऐसे चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन अंततः जो है अभी तक ऐसा उपाय नहीं निकल पाया है कि कैंसर से किसी व्यक्ति को जो है पूरी तरह से छुड़ाया जा सके। अगर फर्स्ट स्टेज का होता है तब तो ठीक होने की संभावना रहती, सेकंड में भी था, लेकिन अगर कोई थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है या जो है बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। तो आप स्वयं भी और अपने आसपास भी ध्यान रखें कि खासकर तंबाकू का प्रयोग जो लोग करते हैं उनसे निश्चित रूप से ये आग्रह करें कि ये जानलेवा है और इससे बचने का सभी को प्रयास करना चाहिए। अगर इसकी किसी को व्यसन है, लत है, तो उससे निश्चित रूप से दूर रहा जा सकता है। कोशिश करके कुछ भी करना आज की डेट में असंभव नहीं है। आगे बढ़ेंगे। तंबाकू से ही संबंधित एक खबर है। तंबाकू का जो प्रमुख घटक होता है निकोटीन होता है, आप जानते हैं, और ये निकोटीन ही वो कंटेंट है, वो रासायनिक तत्व है जो मनुष्य में इसकी आदत को जो है डेवलप करता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जो है तंबाकू का प्रयोग करते हैं और वो कम निकोटीन लें, इसके लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं और वास्तव में ये कठिन काम है छोड़ना। तो ऐसे में कुछ वैज्ञानिक हैं, कहाँ के हैं ये, सीमैप के। सीमैप कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसका पूरा नाम क्या है? केंद्रीय औषधि सुगंध एवं पौधा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, लखनऊ में है। इसके वैज्ञानिकों ने पेटिट हवाना नामक तंबाकू के पौधों पर रिसर्च की है और इसमें जो है जीन म्यूटेशन के थ्रू जो तंबाकू का कंटेंट है उसको 70% तक कम कर दिया है। यानी काफ़ी हद तक जो है उसको हानि रहित करने का जो है ये प्रयास है। 4 साल पहले ये शोध शुरू हुआ था और जो सीमैप के वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी, उन्होंने ये जानकारी अभी सार्वजनिक की है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसके लिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इस विधि से जीन को म्यूटेट करके निकोटीन के बायोसिंथेसिस को कम किया गया। कौन से जीन को म्यूटेट किया गया होगा? तंबाकू के पौधे में जो जीन निकोटीन का सृजन करती है, निकोटीन की सिंथेसिस करती है, उसको म्यूटेट कर दिया गया, उसको स्लो कर दिया गया, जिससे कि 70% कम तक वो निकोटीन बनाएगी। आगे बढ़ते हैं। बाघ के बाद गिद्धों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने के लिए कॉर्बेट क्षेत्र में, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसमें प्रयास किया जा रहा है।
इसके लिए ड्रोन से गिद्धों की निगरानी भी की जाएगी। तो पूछा जा सकता है कहाँ पर ये प्रयास शुरू हुआ है, तो कॉर्बेट में ये गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक नेशनल लेवल का आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी सहित एक दो शहरों में और दिल्ली में किया गया था। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मोस्टली जितने भी खेल थे वो लखनऊ में ही हुए। बाकी एक प्रतिस्पर्धा कौन सी है उसको पहले ही मैं बता दूं, जो निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धा वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो 25 मई से ये गेम शुरू हुए थे, 25 मई से, और 3 जून को इसका समापन हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती, क्योंकि ये नेशनल लेवल का इवेंट है, बड़ा इवेंट है, तो इसकी कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, लखनऊ में हुआ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के ये तीसरा संस्करण था, जिसका शुभंकर क्या था? शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैम्प डियर या बारहसिंघा का ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी देखने में वो जो है बारहसिंघा जैसा होगा, उसका नाम जीतू रखा गया था। इसका समापन 3 जून को हुआ, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3 साल बाद एक बार फिर से खिताब अपने नाम किया। यानी इस गेम का जो सबसे ज़्यादा पदक जीते, जो पदक तालिका में प्रथम स्थान पे रहा, या जिसको हम विनर कह सकते हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी थी। इन खेलों का आयोजन लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी व गोरखपुर में हुआ। और जो एक सिंगल प्रतियोगिता है वो उत्तर प्रदेश से बाहर निशानेबाजी की नई दिल्ली में हुई। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा प्रतियोगिताओं का आयोजन लखनऊ में किया गया था। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने मई के करंट अफेयर्स को आज इस लेक्चर में समेटने का प्रयास किया, पूरे डिटेल के साथ में और तथ्यात्मक रूप से भी। ज़्यादा एफर्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप 2 बार और देखिए, ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप बिल्कुल आराम से जो है, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।